सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में इसरो का 2026 का पहला मिशन जो कि फेल हो गया वो कौन सा था? तो आंसर होगा PSLV C62। अभी 12 जनवरी 2026 को ही इसरो ने अपना इस साल का पहला मिशन PSLV C62 लॉन्च किया था, पर यह मिशन फेल हो गया। जो भी यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी पूरी बात मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो हमने कह दिया इसरो का 2026 का ये पहला मिशन था और इसमें हमने लॉन्च व्हीकल कौन सा इस्तेमाल किया था? PSLV C62। कहां से लॉन्च किया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में है। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ था, लॉन्चिंग के बाद रॉकेट की तीसरी स्टेज में गड़बड़ी आ गई थी और उसी के कारण से रॉकेट रास्ता भटक जाता है और मिशन हमारा फेल हो जाता है। और मैं आपको इसी तरह से याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल भी हमने एक मिशन पढ़ा था, इसरो का एक मिशन फेल हो गया था। उसमें लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C61 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 को लेकर के गया था। तकनीकी खराबी आ गई थी उसमें भी, वो भी फेल हो गया था। और हमने पढ़ा था इसरो का वो 101वां लॉन्चिंग था। मैं आपको कई बार ये तो रिवाइज करवा ही चुका हूं। बाकी अभी वाले मिशन की बात करेंगे तो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C62, ये अपने साथ एक तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1 जिसे अन्वेषा भी कहते हैं, ये सहित टोटल 16 सैटेलाइट्स ये लेकर के गया था। लेकिन जब मिशन ही फेल हो गया तो कोई भी सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाए हैं। और इसमें से जो 2-3 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जो मुझे लगती हैं एक बार मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक ये अन्वेषा सैटेलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसका नाम है EOS N1, इसी को अन्वेषा कहते हैं। इसको DRDO ने बनाया था। आप कह सकते हो ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था जो कि सैकड़ों लाइट बैंड्स यानी कि सैकड़ों प्रकाश के रंगों को देख सकता था। और आप कह सकते हो कि इसे पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊपर प्लेस करना था और वहां से ये धरती पे झाड़ियों में, जंगलों में या बंकरों में छिपे दुश्मनों की साफ तस्वीर खींच सकता था। और वैसे आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है जब हम ये इस तरह का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले भी 2018 में हम एक इसी तरह का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, उसका नाम है हाइसिस। लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन था, उससे भी अच्छा था। और इसी तरह से बंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है ऑर्बिट एड एरोस्पेस, इसका भी एक सैटेलाइट गया था, आयुल सेट उसका नाम है। इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में दूसरे सैटेलाइट्स को रिफ्यूलिंग करने के लिए बनाया गया था। और इसी तरह से स्पेन देश का भी एक स्पेस कैप्सूल था, किड उसका नाम है। किड मतलब कैस्टरल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। इसका काम था वायुमंडल में वापस आते समय गर्मी और झटके झेलने की क्षमता का परीक्षण करना, ताकि भविष्य में जब भी रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाने हो किसी कंपनी को तो उसके लिए ये डेटा इकट्ठा करके लाता। तो इस लॉन्चिंग में, इस मिशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे जो मैंने आपको बता दिए साथ में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अब देखो इसरो की बात हुई है तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में मिल जाएगा। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब जो इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग हुई है रिसेंटली जो इसरो की, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक हमारा जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, उसको हमने लॉन्च किया था PSLV C57 से। एक्सपोसेट को हमने लॉन्च किया था PSLV C58 से। और इनसेट 3DS सैटेलाइट को GSLV F14 से। प्रोबा 3 मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, उसको PSLV C59 से। स्पेडेक्स मिशन जिसका पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C60 से, जो कि हमारा 99वां मिशन है। और NVS-02 सैटेलाइट को GSLV F15 से लॉन्च किया था, ये हमारा 100वां मिशन था। और उसके बाद 101वां जो मिशन था वो हमारा फेल हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, PSLV C61 वाला। उसके अलावा निसार सैटेलाइट जो कि नासा और इसरो ने मिलकर के तैयार किया, इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसको GSLV F16 से लॉन्च किया। एक हमने देखा अभी दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अमेरिका की कंपनी का है, इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसको भी हमने लॉन्च किया LVM-3M6 से। और इसी तरह से भारत का भी सबसे भारी संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया, उसका नाम है CMS-03 या उसी को GSAT-7R भी कहते हैं। इसको हमने LVM-3M5 से लॉन्च किया।
ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग है हमारी, ध्यान में रखना आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अभी हमने पढ़ा था खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, ये अभी इसका दूसरा संस्करण है जो कि हुआ 5 से लेकर 10 जनवरी तक। कहां पर हुआ? घोगला बीच, दीव में ही। पहला वाला संस्करण भी यहीं पर हुआ था और मैस्कोट भी वही है जो पहले था, पर्ल, जो कि रिप्रेजेंट करता है डॉल्फिन को। मेडल टैली में आप देखोगे तो टॉप पर कर्नाटक है, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रोंज, यानी कि टोटल 11 मेडल है। दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे मणिपुर है। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं हम? खेलो इंडिया बीच गेम्स दूसरा संस्करण जो हुआ। अब चलो यहाँ पे एक बार फिर से जो अभी पिछले 1 साल में जो भी खेलो इंडिया गेम्स हुए वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की सबसे पहले बात करेंगे। 5वां एडिशन हुआ था जम्मू कश्मीर लद्दाख में, टॉप पे भारतीय सेना रही। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करेंगे, दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, उसका मैस्कोट है उज्ज्वला और उसमें टॉप पे रहा था हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 7वां एडिशन बिहार में, उसका मैस्कोट है गजसिम्हा और टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। फिर हुए थे खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो पहला एडिशन हुआ था, हमने कहा दीव के घोगला बीच पर ही हुआ था, उसमें भी शुभंकर परली था और उसमें टॉप पर मणिपुर है। इस बार टॉप पर कौन है? कर्नाटक है, याद रखना। मणिपुर इस बार तीसरे स्थान पे आ गया। बाकी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी पहला एडिशन हुआ था श्रीनगर की डल झील में, उसका मैस्कोट था हिमालयन किंगफिशर और टॉप पे मध्य प्रदेश है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण अभी राजस्थान में हुआ था, इसमें मैस्कोट है खम्मागणी, टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अभी होने वाला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहला एडिशन, अगले महीने होगा फरवरी में। कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा और इसका मैस्कोट क्या है? शुभंकर क्या है? मोरवीर है। ठीक है, तो सारे खेलो इंडिया गेम्स जो 1 साल के अंदर अंदर हुए वो सब मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, साथ में मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास थी जो संडे को होनी थी, लेकिन संडे को नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने आपको 2025 के इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड्स थे वो वाला वीडियो बना करके दिया था। और मेरी कैपेसिटी 100% इतनी है कि मैक्सिमम मैं अपना पूरा समय लगा दूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम केवल मैं 2 ही वीडियो बना सकता हूं, उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी है ही नहीं। ये भी तब जब सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल मैं ये एक ही काम करूं। तो संडे को वो 2025 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाला वीडियो बना करके दिया और मंडे को फिर वीकली वाला बना करके दिया। अब आज कोशिश करूंगा, या डेली मेरी कोशिश रहेगी कि 2025 के हर दिन कम से कम एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना करके दे दूं, जो भी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लें। बाकी वीकली तो बन गया, मुझे इन्फॉर्म वीकली के लिए करना था, तो वीकली जाकर के देख लेना, उसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, फ्री है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया, ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल में। तो भारत की नौसेना ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नौसैन्य अड्डा बनाया है। ये इतना बड़ा कोई नौसैन्य अड्डा नहीं है, एक छोटा सा है, आप छोटा सा नौसैन्य टुकड़ी आप कह दो, एक छोटा सा नेवल बेस यहाँ पे हमने तैयार किया है। उद्देश्य इसका इतना सा है, बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा को बढ़ाना। हमारी एक टुकड़ी वहां पर तैनात रहेगी, तो इससे हमारा विजिलेंस बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी में हमारी निगरानी बढ़ेगी। वैसे आपको याद होना चाहिए कि भारत में नौसेना की 3 कमांड है। भाई नौसेना की कमांड की बात हो रही है तो जहां जहां पानी होगा, समुद्र लगता होगा, वहीं पर होनी चाहिए। तो एक तो पश्चिम में होगी, एक पूर्व में होगी और दक्षिण में होगी, ऊपर तो है ही नहीं। तो जो पश्चिमी नौसेना कमांड है उसका मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है। वैसे अंडमान निकोबार कमांड भी है हमारे पास, पर आप कह सकते हो ये हमारी एकमात्र त्रिसेवा ट्राई सर्विस कमांड है। ये कमांड अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रक्षा करती है और इसका नेतृत्व तीनों सेनाओं के अधिकारी बारी बारी से करते हैं। अच्छा, आज प्रश्न में हमने हल्दिया की बात करी ना, हल्दिया से आपको बताऊं कि आपको दिखाता हूं। आप देखो, ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। क्या प्रश्न है कि हल्दिया और प्रयागराज के बीच कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवेज? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल वाटरवेज 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि गंगा नदी पर है। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है और ये भारत का आप कह सकते हो सबसे लंबा जलमार्ग है। और अगर मान लो यहीं पर आ जाए नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये कहां पर है, किस किस को जोड़ता है? तो असम में है, धुबरी को सादिया से जोड़ता है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, वैसे यहाँ पे नेवी की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए हमारे नेवल चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और अभी
नए वाइस चीफ भी बने थे, उनका नाम भी याद रखना, संजय वात्सायन उनका नाम है। और नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न में दे रहा हूं, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किसने शाइन नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो ने। तो अभी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, कौन? प्रहलाद जोशी। और उन्होंने ही अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस, 79th नंबर का जो भी इसका एस्टेब्लिशमेंट डे था, उसी मौके पर शाइन नाम से एक पहल को शुरू किया है। शाइन का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हेल्प फ्रॉम इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। तो बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी तो, कि इसका संबंध वुमेन से ही है कहीं ना कहीं। तो यही उद्देश्य है, महिलाओं को सुरक्षा, गुणवत्ता और मानकीकरण यानी कि सेफ्टी, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में उन्हें ज्ञान प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। इसमें एनजीओ की हेल्प से, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनकी हेल्प से, उनके साथ मिलकर के महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरह की ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग देंगे? जैसे घर में इस्तेमाल होने वाले जो सामान हो गए, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, तो इनकी एक्यूरेसी और सेफ्टी की पहचान करना उन्हें सिखाया जाएगा कैसे करते हैं। फायदा क्या होगा? तो जो महिलाएं छोटे बिजनेसेस या सूक्ष्म उद्योग चलाती हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स, अपने उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। यह इनका कहना है, इस पहल के थ्रू ऐसा होगा। ठीक है, तो शाइन पहल अभी किसने शुरू की? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, भारतीय मानक ब्यूरो ने। भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें, हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा और डायरेक्टर जनरल है संजय गर्ग। ये भी नए बने थे, याद रखना। और अभी इसी से संबंधित एक कुछ दिन पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि इसने भारत का पहला एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड जारी किया है बम डिस्पोजल के लिए। और उसी तरह से जो अगरबत्तियां हम यूज करते हैं उसके लिए भी भारत का पहला राष्ट्रीय मानक जारी किया था। ठीक है, और अभी शाइन नाम से एक पहल को लॉन्च किया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जनवरी को। हर साल 12 जनवरी को आप जानते हो नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं। और 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को, और इस दिन को मनाने की शुरुआत 1984 में की गई थी। अच्छा, आप तो थीम याद रखना। थीम क्या है? इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, तो थीम ध्यान रखेंगे आप। ये तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, नेशनल यूथ डे। एक इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है, वो 12 अगस्त को होता है। और यूथ से याद आएगा, एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, वो 15 जुलाई को होता है। तो यूथ से ही संबंधित 3 दिवस हमने यहाँ पे देखे। बाकी जनवरी में अभी तक कौन कौन से दिवस मना लिए वो भी देख लेते हैं। चलो, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 8 जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, जनवरी के ये डेज ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो, अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार वीमर या वाइमर ट्राइंगल बैठक में भाग लिया। वीमर कह दो या वाइमर कह दो। तो ये जो वीमर ट्राइंगल है, इसका संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से। अच्छा, पहले बात करते हैं ये वीमर या वाइमर ट्राइंगल क्या है भैया। तो आप कह सकते हो ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है, जिसकी स्थापना 1991 में जर्मनी के वाइमर शहर में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इन तीनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद, यूरोपीय एकीकरण और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। तो हमने कहा इसकी स्थापना अगस्त 1991 को जर्मनी के वाइमर शहर में होती है। और ये इन 3 देशों का एक राजनीतिक समूह है। तो वाइमर में हुई थी तो वाइमर बोलते हैं, और इसमें 3 देश हैं इसलिए ट्राइंगल बोलते हैं, तो वाइमर ट्राइंगल बोलते हैं। और अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने पहली बार इसकी बैठक में हिस्सा लिया, भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। अच्छा, आपको एक प्रश्न बताता हूँ। ये प्रश्न आपका किसी एक एग्जाम में ही पूछा गया था, आप देख सकते हो। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आप प्रश्न देखो। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान ने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया था। देखो, बताया था ना मैंने आपको, जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित मैं आपको या तो करंट अफेयर्स या स्टैटिक प्रश्न जरूर रिवाइज करवाता हूँ। और खास तौर पे वो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हों। और बहुत से स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि आप बार बार बोलते हो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो अब तो मैं आपको दिखाता भी हूँ
कि भैया देख लो, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उससे क्या होता है, आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। चलो इस प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम ये वाइमर संविधान की। तो वाइमर संविधान, ये आप कह सकते हो 1919 से लेके 1933 तक जर्मनी के वाइमर गणराज्य का संविधान था, जिसे फिर निजी शासकों के तहत समाप्त कर दिया गया और जर्मनी के मूल कानून के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो वाइमर संविधान क्या था ये तो हमने देख लिया, लेकिन उससे हमने लिया क्या, प्रश्न तो यही है। तो फिर आप कहेंगे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के विचार या निलंबन की शक्तियां, ये हमने उससे लिया था। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप ऐसे समझो, जब भी हमारे देश में कोई बाहरी आक्रमण होगा या कोई मान लो युद्ध हुआ, तो केंद्र के पास नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, उसको वे अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है, उनके पास रोकने की शक्ति है। जैसे कि उस दौरान आप आजादी से घूम नहीं सकते हो, आजादी से बोल नहीं सकते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट भी ध्यान रखना, इसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, इन पे रोक नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, जीवन जीने की आजादी देता है। और आर्टिकल 20, या आप कह सकते हो आपराधिक मामलों में आपको न्याय प्रणाली से बचाता है। खैर ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, लेकिन अभी जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है उसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने उठाया, स्टैटिक प्रश्न, जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। अब आप इसे कभी गलत नहीं करोगे। बाकी जो 3 देशों की हमने बात करी, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इनकी कैपिटल क्या होती है, फ्रांस की तो होती है पेरिस, जर्मनी की बर्लिन होती है और पोलैंड की वॉर्सो होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले में पूछ रहा है अभी हाल ही में IATA, बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसमें शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन अभी कौन सी बन गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकासा एयर। तो IATA का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, एक बार एग्जाम में आ चुकी है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हिंदी में बोलोगे तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, जिसकी स्थापना होती है अप्रैल 1945 में। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं विली वॉल्च, जो कि आयरलैंड से हैं। और अभी ये इसी कारण से चर्चा में है, या प्रश्न हमारा यही है कि भारत की एक एयरलाइन है अकासा एयर, जो इसमें शामिल होने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बन गई है। अच्छा, आप सोचोगे या सोचना चाहिए कि इसमें शामिल होने से या इसका सदस्य बनने से क्या मतलब है, क्या होता है। तो फिर मैं कहूंगा भैया, इससे ये पता चलता है कि वो एयरलाइन वैश्विक विमानन उद्योग के मानकों, सुरक्षा और कुशलता का पालन करती है। क्योंकि इसकी सदस्यता ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसकी सदस्यता पाने के लिए आपको ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट, जैसे कि सुरक्षा ऑडिट पास करना होता है, जो ये दिखाता है या ये सुनिश्चित करता है कि वो एयरलाइन सुरक्षित है, और इससे यात्रियों और जो भी व्यापार भागीदार हैं, जो भी पार्टनर है आपके, उनमें विश्वास बढ़ता है। तो ये इसका फायदा होता है। बाकी इस एयरलाइन की बात करें, अकासा एयर की, इसकी स्थापना अभी हुई थी 2020 में ही। तो हम कह सकते हैं ये भारत की सबसे युवा एयरलाइन है, सबसे नवीनतम एयरलाइन है। इसकी स्थापना किसने की थी, विनय दुबे ने। और उस वक्त जो दिवंगत, मतलब निधन हो चुका है, जो निवेशक थे, शेयर मार्केट में एक बड़ा नाम था राकेश झुनझुनवाला जी का, उनके इसमें 40% हिस्सेदारी थी। अच्छा, हमने कहा ना कि इस संगठन में शामिल होने वाली ये 5वीं भारतीय एयरलाइन बन गई है। इससे पहले 4 कौन कौन सी है, 4 भारतीय एयरलाइन के नाम है, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट, जो ऑलरेडी इसमें शामिल है। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि भारत सरकार ने अभी 4 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसमें से 2 एयरलाइन को 2024 में दिया था। एक है एयर केरला और एक शंख एयर है, उत्तर प्रदेश की है। और 2025 में भी 2 को और दे दिया, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध किससे है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी दे दी है, और इसके लिए बजट कितना है, 26,070 करोड़ रुपए, और इसकी क्षमता यानी कि इसकी कैपेसिटी है 1720 मेगावाट की। तो ये परियोजना कमला नदी पर बनेगी, जो कि सुबनसिरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और ये जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये इसका नया नाम है, क्योंकि इसका पुराना नाम था पहले सुबनसिरी मिडिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में नाम बदल के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रख दिया गया, क्योंकि कमला नदी पर ये बन रही है। और इसमें हिस्सेदारी की बात करेंगे
तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 74% है, बाकी 26% अरुणाचल प्रदेश की है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मतलब आप समझते हो ना, जो हाइड्रो पावर प्लांट हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, जहाँ पे पानी से हम बिजली बनाते हैं। और अभी बहुत बार हम इस तरह के प्रश्न पढ़ चुके हैं, कुछ एक मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक हमने पढ़ा था, पर्यावरण मंत्रालय ने ही ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, और ये कहाँ पर बन रही है? अरुणाचल प्रदेश में ही सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पे। इसकी क्षमता है 2200 मेगावाट, और भारत की वर्तमान में सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता है 1960 मेगावाट। मतलब ये रनिंग कंडीशन में है। ऊपर वाला आप कहोगे 2200 मेगावाट तो ऊपर वाला है, लेकिन वो रनिंग में नहीं है ना, अभी वो बनेगा चलेगा तब की बात देखेंगे, अभी तो सबसे बड़ा ये है। और इसी तरह से सावलकोट हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, 1886 मेगावाट इसकी क्षमता है। और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी। आप देख रहे होंगे जो भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ते हैं ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ही बन रहे हैं या मंजूरी दी जा रही है। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है। और देखो, अभी देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर, इसकी पहली इकाई शुरू कर दी गई अरुणाचल प्रदेश में ही। देखो, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, सुबनसिरी नदी पे ही। ये सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें जो अभी एक यूनिट शुरू हुई है उसकी कैपेसिटी 250 मेगावाट। टोटल 8 यूनिट है। जब सारी की सारी 8 यूनिट चालू हो जाएगी तो कैपेसिटी हो जाएगी 2000 मेगावाट। उसके अलावा अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रही दुलहस्ती द्वितीय चरण की जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। और अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में ही कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई। किस नदी पर? लोहित नदी पर। और उससे पहले हमने पढ़ा था भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट, ये कहां पर शुरू हुआ? पंजाब में, पंजाब की नांगल नहर में। अब ये एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि भारत का पहला पन बिजली संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया था? और आज इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं ये शीट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ और ये क्वेश्चन भी रिवाइज करवाता हूँ। तो आज इसका उत्तर आप लोग देंगे। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्रीय संचार मंत्री है हमारे, उन्होंने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस को अभी कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी इंडिया पोस्ट ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 नाम से 2 सेवाओं को शुरू किया है, और इसका उद्घाटन किया हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, संचार मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। मध्य प्रदेश में भी कहा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पिछोर नाम का एक स्थान है, वहां से इसको लॉन्च किया। और जैसा कि नाम से क्लियर है, एक में 24 घंटे में, और दूसरी जो सर्विस है उसमें जो लॉन्ग रूट होते हैं वहां पे 48 घंटों में जो भी आपका डाक या जो भी पार्सल है उसको डिलीवर ये कर देंगे। तो इस तरह की ये 2 सेवाएं शुरू की है इंडिया पोस्ट ने। भारतीय डाक, जिसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1954 1954, नई दिल्ली में मुख्यालय है, इसकी चेयरपर्सन है वंदिता कौल। और याद रखना, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को और विश्व डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को। याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खुला? बंगलुरु में। और अभी इंडिया पोस्ट ने ही आईआईटी दिल्ली में पहला जेनजी थीम वाला कैंपस डाकघर भी खोला था। और डेनमार्क की अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो डाक से संबंधित ये 2-3 अच्छे प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले अभी बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। अभी उन्होंने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई के दौरान उन्होंने 28,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने 624 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है, और इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 644 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था। ठीक है, तो विराट कोहली का नाम याद रखना। वैसे वनडे में सर्वाधिक रन की बात अगर कर लें हम, तो वनडे में सबसे ज्यादा रन सचिन के नाम है। कितने हैं? 34,357 रन है। अब दूसरे स्थान पे विराट कोहली आ गए और कुमार संगकारा तीसरे स्थान पे आ गए, और कुमार संगकारा तीसरे स्थान पे चले गए। ठीक है, विराट कोहली का नाम ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा सीरियसली तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है,
जिस तरह से आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको पूरी करने के लिए मैं रात दिन लगा हुआ हूँ, सारे काम सारी चीजें छोड़ करके अपना 101% दे रहा हूँ। 100% नहीं, 101% दे रहा हूँ। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे डेली रहती है कि अपने वीडियोस को, अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। कम से कम अपने अपने दोस्तों तक, अपने अपने स्टडी ग्रुप में अपने वीडियोस को एक बार शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। इसकी क्विज अपलोड हो गई है, क्विज जाकर के लगा लो अभी, और पीडीएफ पे मिल जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ, वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लेना। इस बार के वीकली वाले वीडियोस में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, डबल मेहनत कर रहा हूँ आप कह सकते हो। जो पहले करता था उससे डबल मेहनत हो रही है मेरी, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो प्लीज उसे जाकर के देखिए, अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स का तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और फिर लंबे समय तक चीजें चल नहीं पाती। बाकी चलिए, बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय कहां पर खोला गया? लखनऊ। फिर पूछा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास। और खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया, मुख्यालय है झारखंड में। 69 नंबर का जो अभी नेशनल स्कूल गेम्स हुए उसमें टॉपर कौन रहा? तो महाराष्ट्र। आईएसओ आईईसी 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन गई है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया 11 जनवरी को। और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया? 7.4%। उसके अलावा टेक्नो पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बन गए। और आखिरी प्रश्न था, कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहां पर हुई? तक्षशिला में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा हिमालयन किंगफिशर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।